A very warm welcome, a very warm welcome to all of you guys. How are you all? Hope you all are doing great. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है सेल, और ये हम करेंगे वन शॉट में. ठीक है, तो बी प्रिपेयर. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल जो है ना, वो रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था. लेकिन इससे पहले लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ सेल. अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन सेल, तो आपका एक लाइन का आंसर होगा सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल कैसे? क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही मिलकर बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है. और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ वो सेल ऐसे है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस हमारे ऑर्गन्स से ही होते हैं. हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो टिश्यूज़ से मिलके बने हुए हैं, और हमारे टिश्यूज़ जो हैं वो सेल्स से मिलके बने हुए हैं. तो इसीलिए सेल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है. सेल में होने वाली एक्टिविटीज़ से ही हमारी बॉडी की एक्टिविटी भी होती है. अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है डिस्कवरी ऑफ सेल. तो सेल जो है वो रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था 1665 में. उन्होंने जो सेल डिस्कवर किया वो डेड सेल्स थी, और वो कॉर्क की सेल्स थी. कॉर्क पेड़ की बार्क का एक पार्ट होता है, तो वो डेड सेल्स थी. और सबसे पहले उन्होंने जब ये देखा इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे. उन्होंने इसको सेल नाम दिया. उसके बाद जो सबसे पहले लिविंग सेल्स थी वो 1674 में डिस्कवर हुई थी एंटोइन वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा. ये साइंटिस्ट और इनके डिस्कवरी का ईयर आप लोग ज़रूर लर्न कर लेना. उसके बाद आती है सेल थ्योरी. सेल थ्योरी जो है वो स्केलेटन और स्क्वान ने प्रपोज की थी. इन्होंने सेल थ्योरी में बताया था कि जो सेल्स होती हैं ना, तो वो अपनी पुरानी सेल्स के डिवीज़न से फॉर्म होती हैं. न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीज़न ऑफ प्रिमिटिव सेल्स और पेरेंट सेल्स. और मॉडर्न सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी रडल्फ विर्चो के द्वारा 1885 में. रडल्फ विर्चो ने स्केलेटन और स्क्वान की थ्योरी को ही मॉडिफाई करके और प्रेजेंट किया था. ओके, जस्ट मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ सेल. सेल्स जो होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अब इसमें प्रो का मतलब होता है ना प्रिमिटिव यानी पुराना, और यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है, जो न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, वो अच्छे से डिफाइंड नहीं होता है. दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. यहाँ पे मैंने लिखा है कि दीज सेल्स डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. इनका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता. और इनमें फ्लैजिलम पाया जाता है लोकोमोशन के लिए. फ्लैजिलम आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा. ये जो पीछे टेल लाइक स्ट्रक्चर है लंबा सा ग्रीन कलर का, वो है फ्लैजिलम. लोकोमोशन के लिए ये सेल्स इसका यूज़ करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स ना बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, ये बैक्टीरियाज में पाए जाते हैं. और फिर हमारा आता है यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होता है. ये सेल्स भी काफ़ी सही होती हैं, अच्छे से डिफाइन होती हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ. सेल किससे मिलके बना होता है? तो कोई भी सेल होगा ना, उसमें 3 मेन कंपोनेंट्स तो ज़रूर होंगे. एक सेल मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो एक पतला सा परमिएबल मेम्ब्रेन होता है. सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहते हैं, क्योंकि ये सेल में सिर्फ कुछ ही सब्सटेंस को जो ये सेल मेम्ब्रेन देखता है कि कौन से सब्सटेंस सेल के लिए डेंजरस नहीं है, हानिकारक नहीं है. ये सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को सेल के अंदर आना अलाउ करता है, बाकी किसी को नहीं. साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म सेल का लिविंग पार्ट होता है. ये लिक्विड फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पूरे सेल में फैला हुआ होता है.
उसके बाद आता है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो सारी सेल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ओके, अब हम देखते हैं हमारे सेल ऑर्गेनल्स को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे प्रोटीन और लिपिड्स के सिंथेसिस में हेल्प करता है। प्रोटीन और लिपिड्स कैसे बनेंगे, इसका काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ये दो तरह का होता है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और वो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके सरफेस पे ना राइबोसोम्स चिपके हुए होते हैं, राइबोसोम्स उस पर लगे हुए होते हैं। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है SER, वो हमारा लिपिड सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। गोल्जी अपैरेटस होता है हमारा, ये क्या करता है कि ये लाइजोसोम्स भी प्रोड्यूस करता है। लाइजोसोम्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और साथ ही ये एनर्जी को सेल में ट्रांसफ़र भी करता है। इसके बाद है हमारा लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या होता है देखते हैं। अगर सेल अच्छे से फंक्शन ना कर रहा हो, कोई एक सेल, तो लाइजोसोम्स अपने आप को ब्रस्ट कर लेते हैं और पूरी सेल को फिनिश कर देते हैं। वैसा इसलिए करते हैं ताकि इस सेल की माल फंक्शनिंग से कोई और सेल की फंक्शनिंग खराब ना हो, इसलिए। और लाइजोसोम्स के इसी फीचर की वजह से ना इन्हें सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारा होता है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे सेल की सारी एक्टिविटीज़ हो पाती हैं। ये एनर्जी को ना ATP के रूप में प्रोड्यूस करता है। ATP मतलब एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसके बाद आते हैं हमारे प्लास्टिड्स। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, और प्लांट सेल में ना ये कलर के प्लांट सेल को, प्लांट का ग्रीन होने का कारण यही होते हैं, प्लास्टिड्स ही होते हैं। तो प्लास्टिड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्रोमोप्लास्ट नाम का एक सब्सटेंस होता है, और इसी क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम के ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के ग्रीन होने का कारण होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट हमारा कलरलेस प्लास्टिड होता है। उसके बाद आते हैं हमारे वैक्यूल्स। तो हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं वो प्लांट में फूड या वाटर स्टोर करने में हेल्प करते हैं। और जो प्लांट सेल होता है ना उसमें वैक्यूल्स 60 to 90% पोर्शन सेल का कवर किए होते हैं, और एनिमल सेल में ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। लेट मी एक्सप्लेन। प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है, लेकिन एक सेल वॉल भी होता है उसमें। सेल वॉल जो होता है वो सेल का स्ट्रक्चर भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, और सेल को प्रोटेक्ट भी करता है। एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये सेल मेम्ब्रेन का वर्क मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने से अलाउ करता है। फिर मैंने आपको वैक्यूल्स का भी बताया कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में ना 60 से 90% पोर्शन कवर करते हैं, और एनिमल सेल में ये काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। प्लांट सेल में प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते, क्योंकि प्लांट को ही क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, एनिमल्स को नहीं। फिर हम देखते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न जो होता है वो दो तरह का होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। सेल डिवीज़न प्रोसेस होता है कि एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में ना डिवीज़न जो होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जैसे जैसे डिवीज़न होगा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी सेल में चले जाएं। यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि डिवीज़न इक्वल हो रहा है, इसीलिए इसे इक्वेशनल डिवीज़न भी कहते हैं। और मेयोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स का पेयर रिड्यूस होता जाएगा, डिवाइड होता जाएगा दोनों डॉटर सेल्स में, और इसी वजह से इसे रिडक्शनल डिवीज़न भी कहते हैं। ओके, होप दिस इज़ क्लियर टू यू। So that's all for today guys. Thank you for watching this video.
Press the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you.